हाय एवरीवन, वेलकम टू कैरियर टॉक। इस वीडियो में हम 25 एंड 26 जनवरी का पीआईबी एनालिसिस देखेंगे, जो हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस 2021 स्टेट पीसीएस के करंट अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्रीज के जो इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं डिफरेंट सेक्टर पे, उसका सिलेबस को कवर करती है। ओके, सो हमारा जो पहला पीआईबी किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, जो प्लेनरी जो सेशन है 69th प्लेनरी सेशन जो कंक्लूड हुई है, उससे रिलेटेड है। इसमें पहले हम देख लेते हैं प्लेनरी जो सेशन होता है वो एक्चुअली होता क्या है, जिसको प्लेनम सेशन भी कहते हैं। और एक ऐसा सेशन होता है जिसमें जो सारे पार्टीज के जो मेंबर होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एंड जो सेशन होता है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ब्रॉड रेंज ऑफ कंटेंट फ्रॉम की नोट्स टू पैनल डिस्कशन होता है। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो सामने रखे जाते हैं। और जो इस सेशन में कुछ स्पेशल स्टाइल के प्रेजेंटेशन और डेलिबरेटिव प्रोसेस नहीं होता। ओके, नॉट नेसेसरी। ओके, जो 2 दिन का जो एनईसी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो सेशन हुई, इसमें क्या फोकस किया गया, ऑल राउंड डेवलपमेंट प्लान्स फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड डिस्कस अबाउट द प्रोग्रेस मेड सो फार फॉर द वेरियस प्रोजेक्ट that have been implemented in the region. इसके साथ साथ various technical sessions discussion centered on the development projects related to livelihood, entrepreneurship, infrastructure, connectivity to other related areas to the northeast. नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट के लिए ये सेशन यहाँ पर हुआ और इस पर ढेर सारे जो नॉर्थ ईस्टर्न को किस तरह से डेवलप करे उस पर फोकस किया गया। ओके, देन याद रखिए कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वो यहाँ पर बताया गया है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, यहाँ पर जो एक बम्बू है, जो बम्बू सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में होता है, वो एक एक की पिलर होगा फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ओके, विच इज द की पिलर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में बात की जा रही है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है, शिलोंग में है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। एंड इसके चेयरमैन कौन कौन होता है, यूनियन होम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के और अदर्स चेयरमैन। ओके, एंड द यूनियन होम मिनिस्टर, सॉरी यूनियन मिनिस्टर। ये कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1971। इट इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी एंड एनईसी एक्ट हैज बीन अमेंडेड इन 2002 टू ऐड द सिक्किम। 2002 में इस एक्ट को अमेंड किया गया था सिक्किम को ऐड करने के लिए। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के अंदर 8 स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड दी त्रिपुरा। ये करती क्या है ये काउंसिल। ओके, एंड ये जो इतने भी 8 स्टेट्स है, इनको रिप्रेजेंट कौन करता है, चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर्स रिप्रेजेंट हैं। ओके, काउंसिल करती क्या है, ये काउंसिल का एक तरह का नोडल एजेंसी है जो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को फोकस करती है। एंड ये काउंसिल क्या करती है, इट इज एन अपेक्स लेवल बॉडी फॉर सिक्योरिंग अ बैलेंस्ड एंड कोऑर्डिनेटिंग डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन। एंड दिस काउंसिल इज द एडवाइजरी बॉडी एंड डिस्कस विद development of the north eastern region and advise the central government to take as a action. Okay, ये जो काउंसिल है ये एक एडवाइजरी बॉडी, और ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के उनको डेवलपमेंट के लिए कुछ कुछ एडवाइसेस देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये इस सेक्टर पे वर्क होना चाहिए। देन सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी इस चीज़ पे वर्क करती है। और ये जो फंडिंग है इस काउंसिल की, ये सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों पे होती है कि कितना फंडिंग देना है इसे। रिसेंट चेंजेस हुए थे जो हम रीड कर लेते हैं इस नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में। यूनियन कैबिनेट है जो हमारी, जो किसके द्वारा चेयर बाय की जाती है, बाय देवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने जो प्रपोजल था, प्रपोजल ऑफ मिनिस्टर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन फॉर द नॉमिनेशन ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर द एक्स चेयरमैन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, वो क्या हो गया, अप्रूव हो गया। याद रखिएगा कि जो एक नया, याद रखिएगा जो यूनियन होम मिनिस्टर होता है वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है किसका, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का। तो एक प्रपोजल था, बाद में यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया। उसके बाद कुछ चीज और अप्रूवमेंट हुई जैसे कि इट हैज आल्सो अप्रूव्ड द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज एंड द मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन विच सर्व एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। इसके साथ साथ न्यू अरेंजमेंट विद द होम मिनिस्टर एज द चेयरमैन एंड द मिनिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स एज अ वाइस चेयरमैन विल प्रोवाइड अ फोरम फॉर डिस्कसिंग द इंटर स्टेट्स मैटर। ओके, and the North Eastern Council
now can perform a task undertaken by the various zone council to discuss such as interstate issues such as smuggling of arms, ammunition, drug trafficking, boundary disputes. ओके, सो ये सब चीज भी इस काउंसिल्स पर डिस्कस की जाएगी. देन इसके बारे में हमने डिस्कस कर चुका है कि एक नोडल एजेंसी और उसके अंदर 8 स्टेट्स है, वो यहाँ पर वापस लिखा हुआ है. सो ये था इंपॉर्टेंट जो हमारा फर्स्ट पीआईबी है. यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको दो चीज जाननी है कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में आप जान लीजिए, उसके वर्क के बारे में, उसके अंदर कौन चेयर बाय करता है. ओके, फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं. फॉर्म कैसे हुआ हम डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर्म हुआ था बाय द एक्ट ऑफ 1971. ओके, एंड ये दूसरी बार अमेंड हुआ था 2002 में, जिसमें सिक्किम को ऐड किया गया था. यहाँ पर एक प्रपोजल था यूनियन होम मिनिस्टर को बनाने के लिए एज एक्स ऑफिस चेयरमैन, जो कि अप्रूव हो गया है. ओके, सो ये सब चीज हमने डिस्कस कर ली है. फंक्शंस देख लेते हैं, क्या क्या फंक्शंस करता है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल. जो फंक्शन क्या क्या करता है, पहला जो टू डिस्कस एनी मैटर इन विच सम ऑफ द ऑल स्टेट रिप्रेजेंटेड इन द काउंसिल हैव अ कॉमन इंटरेस्ट एंड एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो कॉमन मैटर है इस काउंसिल के लिए. वो कॉमन मैटर्स क्या है जो बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करती है. तो कॉमन मैटर कौन कौन से हैं? एनी मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, in the interstate transport communication or in the field of power or of flood control projects. So ये कुछ matters है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एडवाइस कर सकती है कि इन चीजों पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन ले. ओके, देन द सेकंड इज कॉल्ड to formulate or forward the proposals for securing in the balanced development of north eastern region. So north eastern region के लिए कुछ अच्छे बैलेंस प्रोजेक्ट और नॉर्थ ईस्ट रीजन को प्लानिंग ऐसी प्लानिंग देने के लिए कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो डेवलप हो. ओके, सो सच प्लानिंग और पॉलिसीज जो होता है नॉर्थ ईस्टर्न जो काउंसिल होता है वो क्या करता है, प्रपोजल में देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, देन सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव करती है. तो कौन कौन सी चीजें हैं? Coordinating a regional plan which will be an addition to the state plan in state regard of the common interest or common importance of that area. Okay, project and schemes के बारे में, then location of the project and schemes included in the regional plan. So ये है पूरा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में एंड उनका फंक्शंस. देन दूसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट पीआईबी वो क्या है, मध्य प्रदेश जो हमारी जो स्टेट है वो क्या कर रही है, गेट 660 करोड़ रुपीस एडिशनल फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट्स. ओके, सो जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो क्या पा रही है, 660 करोड़ रुपीस एडिशनल में पा रही है फॉर दी कैपिटल प्रोजेक्ट्स. ओके, एंड ये जो एडिशनल अमाउंट इन्हें दिया जा रहा है किस लिए दिया जा रहा है, फॉर दी कंप्लीटिंग दी 3 आउट ऑफ 4 सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स. तो याद रखिए 4 सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स होते हैं. कौन कौन से? वन नेशन वन कार्ड रिफॉर्म, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म, अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म एंड द पावर सेक्टर रिफॉर्म. सो ये 4 सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म होते हैं जिसमें से जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है हमारी, ओके, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उनमें से 3 रिफॉर्म को क्या किया है, कंप्लीट किया है. उसमें से जो 3 रिफॉर्म को उन्होंने कंप्लीट किया है उसके लिए उन्हें एक इंसेंटिव अमाउंट दिया जा रहा है 660 करोड़ रुपीस. आप याद रखिए मैं ये जो पूरे जो 4 सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वीडियो हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे. ओके, हमारे प्रीवियस वीडियोस मैंने इन चारों के बारे में बताया, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं. देन हमारा जो नेक्स्ट पीआईबी किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन एग्रीमेंट से रिलेटेड है. जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं उन्होंने रैली ऑर्गेनाइज जो अटेंड की है, जो रैली ऑर्गेनाइज की गई थी, कहाँ पे की गई थी, कोकराझार जो कि आसाम में है. ओके, तो वहां पर उन्होंने रैली पे अटेंड किया है फॉर द सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन एग्रीमेंट. सो ये जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन जो एग्रीमेंट है, ये अचानक से एग्रीमेंट नहीं हुआ, जो एक पीसफुल एग्रीमेंट है. ये एक्चुअली में एग्रीमेंट हुआ, उसके पहले हम बैकग्राउंड में देख लेते हैं एग्रीमेंट हुआ कैसे. ओके, आपको पता होगा बोडो एक ट्राइब है और वो कहाँ पे है, सो इट इज इन आसाम. सो बोडो आर द सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी एंड नोटिफाइड अमंग द शेड्यूल्ड ट्राइब इन आसाम. याद रखिएगा बोडोज आर अ पार्ट ऑफ बोडो कचेरी एंड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट द 5 to 6% ऑफ द आसाम पॉपुलेशन एंड इज द फर्स्ट एंड द. उसके बाद क्या हुआ, तो ये तो हो गई बोडो ट्राइब के बारे में. देन सबसे पहले 1967 और 1968 में सबसे पहले बोडो स्टेट मांग की गई कि प्रॉपर बोडो स्टेट होना चाहिए. सो फर्स्ट ऑर्गेनाइज डिमांड हुआ कि बोडो जो पीपल है उनको एक उनका स्टेट चाहिए. ओके,
एंड ये कब मांगा गया 1967 में। फिर आसाम अकॉर्ड ऑफ 1985, ओके, जो आसाम अकॉर्ड हुआ, ओके, एग्रीमेंट हुआ 1985 में। ये क्या हुआ, एग्रीमेंट जैसे हुआ तो वहां पर हुआ गया कि जो बोडो लोग को एक एस्पिरेशन मिल गई कि हमें भी एक बोडो लैंड चाहिए, और इसके लिए एक यूनियन का गठन हुआ। यूनियन का गठन का जो हुआ उसका नाम क्या था, ABSU, ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन, ओके। और उन्होंने बोला कि हमें एक बोडो स्टेटहुड की डिमांड की, हमें एक बोडो स्टेट चाहिए आसाम में, ओके। फिर लेटर क्या हुआ, बोडो सिक्योरिटी फोर्स बनाई गई 1986 में, जिसको बाद में नाम दिया गया NDFB का, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, ओके। इस जो जो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो है बोडोलैंड के लिए जो लड़ाई चल रही थी कि हमें बोडो के लिए एक अलग जो प्लेस चाहिए, एक टेरिटरी चाहिए, तो उसके लिए बोडो सिक्योरिटी फोर्स बनाई गई इसको रोकने के लिए, ओके। एंड उसको बाद में नाम रखा गया NDFB, उस बोडो सिक्योरिटी फोर्स का रिनेम करके नाम रखा गया नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, ओके। फिर उसके बाद दोनों के बीच जब ये लड़ाई चल रही थी, दोनों जो स्टेट के बीच, जो सेंट्रल और स्टेट के बीच, देन उसके बाद पहला एक अकॉर्ड साइन किया गया, ठीक है, एक अकॉर्ड साइन किया गया। अकॉर्ड का नाम था, अकॉर्ड का जो फर्स्ट अकॉर्ड साइन किया गया वो किसके किसके बीच किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ABSU, ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन के बीच साइन किया गया 1993 में। और जैसे ही वो साइन हुआ तो दोनों के बीच जैसे ही साइन होने के बाद एक काउंसिल का निर्माण हुआ। उस काउंसिल का नाम था बोडोलैंड ऑटोनॉमस काउंसिल, लेकिन विद सम लिमिटेड पॉलिटिकल पावर, ओके। एंड बोडोलैंड ऑटोनॉमस काउंसिल का साइन हुआ। उसके बाद फिर दूसरा अकॉर्ड साइन हुआ 2003 में, ओके। एंड ये साइन हुआ किसके द्वारा, बाय द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स, BLTF, और किसके किसके साथ हुआ, सेंटर और स्टेट के साथ। और जब ये सेकंड अकॉर्ड साइन हुआ तो इसके साथ एक नया क्रिएट हुआ, दैट इज कॉल्ड बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, ओके, क्रिएशन ऑफ बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। एंड ये जो टेरिटोरियल काउंसिल था, इसे ये एक ऑटोनॉमस बॉडी बनी, एंड ये हमारे 6 शेड्यूल में, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो 6 शेड्यूल है उसमें मेंशन है, ओके। तो ये अभी हम हिस्ट्री पूरी पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम बाकी चीजें पढ़ेंगे। देन हमारी जो रिसेंट की जो अभी गवर्नमेंट है, ठीक है, उन्होंने 2019 में, जनवरी 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट इस आसाम एंड दी बोडो ग्रुप, ओके, बोडो जो ग्रुप है, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया किसके साथ, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड NDFB, ओके। किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन जो कि आसाम में है, ओके, उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया फॉर रीड्रॉ एंड रीनेम दी बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट एज दी बोडोलैंड। और ये एग्रीमेंट किस लिए साइन किया गया था, जो बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट के नाम से जो जाना जाता है उसको बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के नाम से जानने के लिए, ओके। ये एग्रीमेंट साइन किया गया, ओके। देन नेक्स्ट, सो ये जो BTAD है, जो बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट है, वो कौन से एरिया तक फैला हुआ है, जो टेरिटोरियल रीजन है आसाम में कहाँ तक फैला हुआ है। सो ये फैला हुआ है 4 डिस्ट्रिक्ट पे आसाम के, दैट इज कोकराझार, जहाँ पर ये रैली चलाई गई, देन चिरांग, बक्सा एंड दी उदयपुर, ओके। याद रखिएगा जो CA जो लगा था हमारा, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो लगा था, ओके, ये एग्जेम्प्टेड था, मतलब वहां पे ये CA लागू नहीं हुआ था, ओके। इन सब चीजों को अलग रखा गया था, याद रखिएगा कि CA ऐसे एरिया पे नहीं लगा था। जो 6 शेड्यूल में जितने भी स्टेट मेंशन है, जो शेड्यूल में, वहां पर इनको एग्जेम्प्ट किया गया था, ओके, CA से अलग रखा गया था, ओके। बोडोलैंड एक्चुअली में है क्या, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने आपको सारी हिस्ट्री बता दी किस तरीके से एक बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन का जो एग्रीमेंट है वो किस तरीके से हुआ, उसके पहले इसका बैकग्राउंड क्या था, ओके। फिर किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ, ओके। एग्रीमेंट होने के बाद जो ये रीजन है, फिर उसको नेम किस तरीके से चेंज हुआ, फिर बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन बना आसाम का, एंड दोनों के बीच अभी पीसफुल एग्रीमेंट चालू है, ओके।
बोडोलैंड का जो ऑफिशियली नेम जो कहा जाता है उसको बोडोलैंड या फिर बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, ये एक ऑटोनॉमस रीजन है जो आसाम में, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, एंड इट इज मेड अप ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट जो हमने ऊपर डिस्कस किया, ओके, ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर बाय द फुट हिल्स ऑफ भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश। और ये किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है? एडमिनिस्ट्रेड बाय दी, जो ये टेरिटोरियल रीजन है, ओके, ये एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है बाय द इलेक्टेड बॉडी नोन एज द बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, जो हमने डिस्कस किया कि जो काउंसिल बनाई गई थी उसके द्वारा ये रीजन को क्या कहला जाता है? एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, ओके। और जो 2020 में जो एग्रीमेंट साइन हुआ उसके बारे में हमने डिस्कस किया है, ये एग्रीमेंट यही है, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, ये 2020 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। और ये एग्रीमेंट में जो बोडोलैंड टेरिटोरियल डिस्ट्रिक्ट उसको रिनेम करके बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन किया गया और दोनों के बीच पीसफुल एग्रीमेंट हो गया, ओके। सो ये था एक बिग अचीवमेंट हमारी गवर्नमेंट का। देन इसके बेनिफिट देख लेते हैं इस एग्रीमेंट का। दिस एग्रीमेंट ब्रिंग टुगेदर लीडिंग स्टेक होल्डर्स, प्रोटेक्ट एंड पॉपुलराइज द यूनिक कल्चर ऑफ बोडो पीपल, bring a peace, harmony and the togetherness in the people of Assam। तो ये था पूरा बोडोलैंड टेरिटोरियल एग्रीमेंट के बारे में। देन हमारी नेक्स्ट जो पीआईबी है वो गर्ल चाइल्ड डे से रिलेटेड है। नेशन सेलिब्रेट द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। सो इस पे हम कुछ हमारी जो मिनिस्ट्रीज है, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट, ओके, इन्होंने जो वर्क किया है हमारी जो गर्ल्स इंपावरमेंट के लिए, वुमेन्स इंपावरमेंट के लिए, उसका देख लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए कि जो डे 24 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड ऑल सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटीज टू द गर्ल्स ऑफ द कंट्री। एंड इसका एम क्या है? इट्स एम टुवर्ड्स प्रमोटिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ द गर्ल चाइल्ड, to increase awareness on the importance of girls education, their health and nutrition, okay। और जो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें भी जेंडर इंक्लूजन फंड को इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर टारगेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड, ओके। एंड ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी, ये इसे कॉन्स्टिट्यूट क्यों की है? Why the government of India constitute a gender inclusion fund? Because to provide a quality and the equitable education for all girls, okay। And जो ये जेंडर इंक्लूजन जो फंड है, द फंड विल इंश्योर 100% एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन स्कूलिंग एंड रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन रेट इन हायर एजुकेशन, डिक्रीज जेंडर गैप्स एट ऑल लेवल्स, प्रैक्टिस जेंडर इक्वालिटी, इंक्लूजन इन सोसाइटी, improve the leadership capacity of girls through the positive and civil dialogues, okay। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट है इस फंड से, क्या जो फंड होगा ये क्या क्या इंश्योर करेगा। अब यहाँ पर हम कुछ चीजें देख लेते हैं जो हमारी ढेर सारी मिनिस्ट्रीज वर्क की है फॉर दी वुमेन एम्पावरमेंट। सो सबसे पहले था डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है, एंड उन्होंने क्या इम्प्लीमेंट किया? समग्र शिक्षा। उन्होंने एक समग्र शिक्षा स्कीम लॉन्च की थी, और स्कीम क्या थी? फॉर द स्कूल एजुकेशन अंडर द वेरियस स्कीम इंटरवेंशंस हैज बीन टारगेटेड फॉर द गर्ल्स एजुकेशन। गर्ल्स एजुकेशन के लिए समग्र शिक्षा स्कीम लॉन्च की गई थी, एंड ब्रिजिंग द जेंडर इन द सोशल कैटेगरी गैप एट ऑल स्कूल एजुकेशन, इट्स वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द समग्र शिक्षा। तो समग्र शिक्षा का एक ऑब्जेक्टिव, मेजर जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? ब्रिजिंग द जेंडर एंड द सोशल कैटेगरी गैप, ओके, एट ऑल लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन। अब इसके कुछ हम वो देख लेते हैं, इसके जो क्या क्या स्कीम के अंदर क्या क्या चीजें हैं। टू इंश्योर अ ग्रेट पार्टिसिपेशन इन गर्ल्स इन एजुकेशन, वेरियस इंटरवेंशंस अंडर समग्र शिक्षा स्कीम। सो समग्र से जो स्कीम है उसके अंदर कुछ इंटरवेंशंस है जहाँ पर फोकस किए गए हैं फॉर गर्ल्स के लिए। सो क्या क्या है? ओपनिंग ऑफ स्कूल इन द नाइबरहुड एज डिफाइंड बाय द स्टेट, प्रोविजन ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक टू गर्ल्स अप टू क्लास 7th, okay, uniform to all girls ST/SC children below poverty line to class 7th, provision of gender segregated toilet in all the school, teacher sanitizing programs to promote the girl participation, provision of self defense training to the girls, okay, residential school and hostels, construction of residential quarter for his teachers in remote hilly areas, okay, with the difficult terrain। एंड याद रखिए, टू रिड्यूस द जेंडर गैप एट ऑल द स्कूल लेवल एजुकेशन एंड फॉर प्रोवाइडिंग अ क्वालिटी एजुकेशन टू द गर्ल्स, देयर आर द मैनी विद्यालयस दैट ओपनड इन आवर country, that is Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya, okay। And this Vidyalaya have been sanctioned in the educational backward blocks under the
समग्र शिक्षा। ओके, देन दी नेक्स्ट जो हमारी जो इंस्टीट्यूट है, ओके, जो मिनिस्ट्री है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने लॉन्च किया था नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन द रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नरिशिंग स्कीम, किरण स्कीम, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोले किरण स्कीम। और ये किस लिए था? to provide a various career opportunities to women scientists, technologists, and it is the primary aim to bring gender parity in the science technology. So technology sector में promote करने की स्कीम थी किरण स्कीम। Then Ministry of Youth Affairs and Sports ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और गर्ल्स को खेल सेक्टर पे, जो खेल साइट पे, ओके, जो स्पोर्ट्स साइट पे उनको डेवलपमेंट करने के लिए, ओके, खेलो इंडिया स्कीम लॉन्च किया गया था and focuses on the barrier faced by the girls and women to take part in sporting activities. एंड जो स्कीम है, ये जो खेलो इंडिया स्कीम है, ये कहाँ फोकस कर रहा था? फोकस ऑन द बैरियर्स जो फेस्ड, जो किसके द्वारा फेस होती है बाय द गर्ल्स एंड वुमेन दैट विल टेक पार्ट इन दी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज एंड क्रिएटिंग अ मैकेनिज्म टू ओवरकम these barriers. ओके, एंड इस जो स्कीम था खेलो इंडिया स्कीम, इसके अकॉर्डिंग जो वुमेन पार्टिसिपेशन है खेलो इंडिया गेम्स में 2018 से 2020 में क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। ओके, 675 आइडेंटिफाइड फीमेल एथलीट्स बीइंग सपोर्टेड फ्रॉम द खेलो इंडिया स्कीम in 2018 एंड 2020 में आते आते ये कितना बढ़ गया? 1471, 223% इंक्रीज हुआ है। ओके, इस तरीके से यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स रखे हुए हैं इस स्कीम के। देन मिनिस्ट्री ऑफ जॉब एंड स्किल डेवलपमेंट, उन्होंने क्या वर्क किया है? इज मेकिंग एफर्ट फॉर बिल्डिंग अ कंडीशिव इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग वुमेन इन इंडिया। ओके, उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया था नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आउट ऑफ 33 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 19 स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आर प्रोवाइडिंग स्किल ट्रेनिंग एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन। सो नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोला गया वुमेन्स के एम्पावरमेंट के लिए। तो ये इतने सारी चीज की गई है फॉर द वुमेन। आप इसका एक अच्छा सा आंसर लिख सकते हैं फॉर द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। देन हमारा नेक्स्ट पीआईबीओ किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है आयुष संवाद कैंपेन से। आयुष संवाद जो कैंपेन है वो किससे रिलेटेड है? इसका मतलब क्या है? माई हेल्दी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन प्रोग्राम बाय द आयुष मिनिस्ट्री, ओके, एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। सो ये जो कैंपेन है हमारा, जो आयुष संवाद जो कैंपेन है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? is to create awareness through the lecture series to make common people aware about the theme Ayurveda for COVID-19 pandemic, and this campaign ensure the uniformity of information through the structured PPT and the delivered to approximately 1 crore target audiences across India through 05 lakh lectures. Okay, एंड जो ये कैंपेन है ये किसके द्वारा मॉनिटर किया जाएगा? मॉनिटर बाय द स्टेट आयुष डायरेक्टरेट एंड द नैम टीम, एंड दिस कैंपेन विल बेनिफिशियली इन अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ आयुर्वेदा इन द फाइट ऑफ कोविड-19। ओके, देन हमारी जो नेक्स्ट जो पीआईबी है वो किससे रिलेटेड है? उड़ान स्कीम से रिलेटेड है। सो फर्स्ट डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेशन फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम बेलगांव, जो कि कर्नाटक में है, टू नासिक रूट अंडर द उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम के बारे में हम पढ़ लेते हैं। उड़ान मींस रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है जो उड़े देश का आम नागरिक, ओके, उस उड़ान का फुल फॉर्म है। सो उड़ान स्कीम के बारे में हम यहाँ पर रीड करेंगे। उसके पहले याद रखिए कि जो पीआईबी किससे रिलेटेड है? जो फर्स्ट जो फ्लाइट है हमारी, फर्स्ट डायरेक्ट फ्लाइट जो उड़ी है वो कहाँ से उड़ी है? नासिक से बेलगांव, ओके, जो कि आज स्टार्ट हुई है। सो यहाँ पर जो स्कीम है उड़ान स्कीम, उसके बारे में रीड करते हैं। उड़ान स्कीम एक्चुअली में है क्या? लॉन्च्ड एज अ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। सो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर ये लॉन्च की गई 2016 में। इसका एम क्या है? टू डेवलप द रीजनल एविएशन मार्केट, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, प्रॉफिटेबल एयर ट्रेवल ऑन द रीजनल रूट्स टू द कॉमन मैन इवन इन अ स्मॉल टाउन्स। It providing a connectivity to underserved airport of the country through a revival of existing airstrips and airports. Okay, and the scheme is implemented by the Airport Authority of India and is operational for the period of 10 years. याद रखिएगा,
इसके द्वारा इंप्लीमेंट हुआ है, पीरियड क्या है। देन अब इसके हम जो फोकस हैं ओके उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो उड़ान 1.0 सबसे पहला जो रिलीज हुआ उड़ान 1.0, उसके अंदर क्या फोकस किया गया अंडर जो पहला फेज था हमारा। जो ये जो फेज है इसमें 5 एयरलाइंस कंपनी वर अवॉर्डेड 128 फ्लाइट रूट टू दी 70 एयरपोर्ट्स, उसमें से 36 न्यूली मेड ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स। ये इसका उड़ान 1.0 का पहला फेज था। एंड पहले फेज में 5 एयरलाइंस जो कंपनी वर अवॉर्डेड 128 फ्लाइट रूट्स टू 70 एयरपोर्ट। फिर सेकंड जो उड़ान फेज हुआ जो उड़ान 2.0, उसमें क्या हुआ इन 2018 मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन अनाउंस 73 अंडर रिजर्व एंड अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स एंड फॉर द फर्स्ट टाइम हेलीपैड वर आल्सो कनेक्टेड अंडर द फेज 2 ऑफ उड़ान स्कीम। फिर उड़ान स्कीम का फेज 3 आया, इसका की फीचर्स देख लेते हैं। इसमें क्या था, इंक्लूजन ऑफ टूरिज्म रूट्स अंडर द उड़ान 3 इन कोऑर्डिनेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, inclusion of seaplanes for connecting the water aerodromes, bringing in a number of routes in the northeastern region under the ambit of उड़ान। फिर आया उड़ान 4 फेज जो कि अभी चल रहा है। इसमें क्या हुआ, द फोर्थ फेज ऑफ उड़ान है लॉन्च्ड इन दिसंबर 2019 एंड ये कहाँ कर रहा है, विद स्पेशल फोकस ऑन दी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हिली स्टेट्स एंड आइलैंड्स। सो ये जो चौथा फेज चल रहा है उड़ान फेज का, ये क्या कर रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हिली स्टेट एंड आइलैंड पे फोकस कर रहा है कि उनको किस तरीके से डेवलप किया जाए। एंड द एयरपोर्ट दैट हैव ऑलरेडी बीन डेवलप्ड बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज गिवन अ हाई प्रायोरिटी फॉर द अवार्ड ऑफ VGF viability gap funding under this scheme. So viability gap funding under this scheme, okay, so viability gap funding क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। उसके पहले जो एक पॉइंट और है यहाँ पर उसको कवर कर लेते हैं। जो उड़ान का जो चौथा फेज है उसमें एक पॉइंट और है कि अंडर उड़ान 4 द ऑपरेशन ऑफ द हेलीकॉप्टर सी प्लेन इज आल्सो बीन इनकॉर्पोरेटेड। ओके, सो क्या है वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम। सो इसमें क्या होता है, ये जो स्कीम है क्या है, पूरे देश का आम नागरिक, सो आम नागरिकों के लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, ओके, जैसे बाय लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ फ्लाइट ऑपरेशन थ्रू द फाइनेंशियल सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ वायबिलिटी गैप फंडिंग। सो वायबिलिटी गैप फंडिंग एक तरह का फॉर्म है जिसमें क्या होगा, जो आम नागरिक है हमारा, जो हमारे देश के जो आम नागरिक है, उनको क्या होगा, जो टिकट की जो प्राइसेस है, जो कॉस्ट है उसको क्या होगा, वो लो करेंगे, ओके, थ्रू दी फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट किसको द्वारा मिलेगा, बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड जो VGF है विल बी अवेलेबल टू फ्लाइट ऑपरेटर्स ऑन अ स्पेसिफिक रूट फॉर द 3 years ऑफ ऑपरेशंस। ओके, तो ये था उड़ान स्कीम के बारे में, इसके बारे में हमने पढ़ा। इसमें आपको ज्यादा चीज याद नहीं रखनी, बस VGF के बारे में आप याद रखिएगा। देन यहाँ पर किसके द्वारा रिलीज हुई, इसके फंक्शंस क्या है, इसका एम क्या है, ओके, ये सब चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कैसी स्कीम है। ओके, नेक्स्ट स्कीम हमारी किससे रिलेटेड, स्कीम हमारी रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड है। उन्होंने प्रसार भारती को गेयर अप फॉर भारत पर्व 2021। सो भारत पर्व एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेटिक एंड द ब्रॉडकास्टिंग, एंड इस पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म भी वर्क किया है। ओके, और यहाँ पर ये वर्क करके जो हमारे इंडिया के राइट्स एंड रिचुअल्स हैं, ओके, एंड इंडिया का जो फोकस है आत्मनिर्भर भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसको क्या किया है, उस थीम को फोकस किया है। सो अब भारत पर्व के बारे में देख लेते हैं कि ये भारत पर्व क्या होता है। एक मेगा इवेंट होता है जो हर साल ऑर्गेनाइज होता है एंड टुक को विद फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। सो रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन होता है उसके साथ में ये भारत पर्व जो होता है कोइंसाइड क्या होता है, ऑर्गेनाइज होता है हर साल। जो इवेंट जो ऑर्गेनाइज होता है ये क्या करता है, जनरेटिंग अ पैट्रियोटिक फेवर, showcase the rich and the varied culture diversity of the country। ओके, एंड ये हर साल 26 जनवरी से 31 जनवरी तक होता है 2021। एंड इस साल क्या हो रहा है, जो ये भारत पर्व है ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे ऑर्गेनाइज हो रहा है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, क्योंकि ड्यू टू द कोविड-19 सिचुएशन। एंड इसका जो थीम है, भारत पर्व का थीम क्या है, फोकस्ड ऑन द टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत एंड द एक भारत श्रेष्ठ भारत। ओके, यहाँ पर जो प्रसार भारती है जो गेयर अप कर रही है, जो इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, इसको हेल्प कर रही है, ओके, एंड गेयर अप द भारत पर्व। सो प्रसार जो भारती वो है क्या, एक नेशनल ब्रॉडकास्टर है जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर प्रमोटिंग द कल्चर डाइवर्सिटी एंड द नेशनल
इंटीग्रेशन। एंड याद रखिए जो प्रसार भारती इज ऑल्सो सेटअप इन इट्स स्टॉल ऑन अ वर्चुअल फॉर्मेट फॉर द भारत पर्व एंड इट विल शोकेस इट्स एफर्ट टुवर्ड्स द एक भारत श्रेष्ठ भारत थ्रू द हाईलाइटिंग द स्कीम्स एंड प्रोग्राम और पॉलिसीज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, फिर नेक्स्ट भी अभी हमारे रिलेटेड है, ग्रीन टैक्स से रिलेटेड है। ग्रीन टैक्स इम्पोज हो रहे हैं ओल्ड व्हीकल्स में टू क्लीन अप द इन्वायरमेंट, फेजिंग आउट अनफिट और पॉल्यूटिंग व्हीकल्स। उसके लिए अब क्या होगा, ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। सो ये जो ग्रीन टैक्स है ये किसको द्वारा अप्रूव किया गया, बाय द यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड द हाईवेज, मिस्टर नितिन गडकरी, उन्होंने अप्रूव किया है टू लेवी अ ग्रीन टैक्स और ओल्ड व्हीकल्स विच आर पॉल्यूटिंग द इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट को जो पॉल्यूट कर रहे हैं उसके लिए। ओके, सो ग्रीन टैक्स किन किन पे लगेगा। ओके, जो ग्रीन टैक्स है वो कहाँ कहाँ पे लगने वाला है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एंड दी सॉरी दी मेन प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड व्हाइल लेविंग द ग्रीन टैक्स आर, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसपे ये टैक्स लगाए जाएंगे। तो मेन प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं वो भी डिस्कस करते हैं। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स ओल्डर देन 8 years कुड बी चार्ज ग्रीन टैक्स। सो ऐसे व्हीकल्स हैं जो 8 साल से पुराने, उन पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल और फिटनेस सर्टिफिकेट। ओके, एंड एट द रेट ऑफ, अगर वो 10 to 25% ऑफ द रोड टैक्स, सो और 10 से 25% तक रोड टैक्स लगेगा उनपे। देन पर्सनल व्हीकल्स टू बी चार्ज ग्रीन टैक्स एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आफ्टर 15 साल के बाद अगर उसका री रजिस्टर कराते हैं, अगर उसके रजिस्ट्रेशन को फिर से रिन्यू कराते हैं तो उस पर ग्रीन चार्ज, जो ग्रीन टैक्स है वो लगाया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल सच एज सिटी बस टू बी चार्ज लोअर ग्रीन टैक्सेस, उनमें कम ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। हायर ग्रीन टैक्स अबाउट 50% ऑफ रोड टैक्स फॉर द व्हीकल बीइंग रजिस्टर्ड इन हाईली पॉल्यूटेड सिटीज। जो हाईली पॉल्यूटेड सिटीज है वहां पर 50% तक का रोड टैक्स लग सकता है। एंड डिफरेंशियल टैक्स डिपेंडिंग अपॉन फ्यूल एंड द टाइप ऑफ फ्यूल, एंड कुछ अनेक प्रकार के टैक्स लगा सकते हैं विद द किस तरह का जो व्हीकल है वो कौन सा फ्यूल यूज कर रहा है, पेट्रोल डीजल, डिपेंडिंग ऑन द फ्यूल। ओके, व्हीकल्स लाइक strong hybrid electric vehicles, alternate fuels like CNG, ethanol, LPG to be exempted। याद रखिएगा कि ये जो व्हीकल, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो कि सीएनजी यूज कर रहे हैं, एथेनॉल यूज कर रहे हैं, एलपीजी लग रहा है, उन पे ये ग्रीन टैक्स नहीं लगेगा। ओके, एंड व्हीकल यूज्ड इन फार्मिंग सच एज ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ड्रिलर टू बी एग्जेम्प्टेड। और जो व्हीकल्स है जो फार्मिंग में यूज हो रहे हैं जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टीलर, इन पे भी ये ग्रीन टैक्स नहीं लगेगा। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने के लिए। ओके, और जो रेवेन्यू कंप्लीट जो कलेक्ट होगी जो हमारी ग्रीन टैक्स है टू बी केप्ट इन अ सेपरेट अकाउंट एंड यूज्ड फॉर टैकलिंग द पॉल्यूशन। सो एक तरह का ये एक अच्छा एफर्ट है इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन जो हमारे जो कंट्री में उसको कॉम्बैट करने के लिए ग्रीन टैक्स। ओके, और इसका आप एक अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं अपने मेन साइट है राइटिंग में। ओके, एंड ये प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट आप याद रखिए कि इसमें सीएनजी, एथेनॉल, एलपीजी वाले व्हीकल्स को नहीं रखा गया, फार्मिंग वाले व्हीकल्स को एग्जेम्प्ट किया गया। आप ये दो चीज याद रखिएगा एंड किस तरीके से टैक्सेस ले रहे हैं थोड़ा सा आप इसे याद रखिएगा। बेनिफिट क्या है इस ग्रीन टैक्स के, इट मोटिवेट द पीपल टू स्विच टू न्यूअर लेस पॉल्यूटिंग व्हीकल्स, इट हेल्प द पीपल फॉर यूजिंग अ व्हीकल which damage the environment less, and green tax will reduce the pollution level and make the polluter pay for pollution। ओके, नेक्स्ट हमारे जो प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्लाइमेट एडॉप्टेशन समिट जो कि 2021 में होने वाला है उसके लिए कुछ कुछ चीजें उन्होंने एड्रेस की है। उन्होंने एड्रेस करते हुए उन्होंने हमारे जो देश के कुछ कमिटमेंट्स है, ओके, जो इंपॉर्टेंट कमिटमेंट्स है कि जो हमें पूरे करने हैं 2020 में या तो 2022 में या तो 2030 में, तो उसके बारे में हमारे जो प्रधानमंत्री उन्होंने कुछ बताया है कि अवर इंडिया टारगेटिंग 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। ओके, then the second one is promoting of LED lights and saving 30 million of tons of carbon dioxide eventually annually. We are going to restore a 26 million hectare of degraded land by 2030. We are providing a clean cooking fuel to 80 million rural household. We are connecting 64 million household to pipe water supply. एंड नोट दैट उन्होंने कहा है जो अवर प्राइम मिनिस्टर वो भी नोट कर रहे हैं कि अवर जो इनिशिएटिव्स है
our initiatives have not been restricted to India alone. ओके ये हमारे जो इनिशिएटिव्स है वो सिर्फ इंडिया के लिए, इंडिया के बाहर भी है. ओके ये सिर्फ इंडिया में के लिए बस रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. उन्होंने एग्जांपल देते हुए बताया कि जैसे कि द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड द कोलिशन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सो द पावर ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट पार्टनरशिप्स. ओके ओके एंड व्हाट वी हैव द प्रॉमिस्ड अवरसेल्व्स. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमने जितनी चीजें वर्क कर चुके हैं अभी तक, हमने जिन जिन सेक्टरों पे जो इन्वायरमेंट को और ग्लोबल जो क्लाइमेट है उसको कम करने के लिए हमने अभी तक क्या क्या किया है. जैसे कि हमने पेरिस एग्रीमेंट को वी विल नॉट जस्ट मीट द पेरिस एग्रीमेंट बट एक्सीड देम. सो हमारे जो पेरिस एग्रीमेंट के कुछ जो टारगेट्स थे हम उससे कई ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं. ओके एंड हमने जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसको क्या किया, हमने कम किया है. ओके उन्होंने कुछ कुछ अचीवमेंट्स के बारे में यहाँ पर बात की है. एंड वी ऑल्सो क्रिएट अ न्यू कैपेसिटी एंड ऑल्सो मेक देम एन एजेंट फॉर ग्लोबल गुड. ओके तो ये था इंपॉर्टेंट जो हमारे जो प्रधानमंत्री उन्होंने एड्रेस किया फॉर द क्लाइमेट अडॉप्टेशन समिट ऑन 2021. ओके उसके बाद हमारा जो लास्ट पीआईबी है वो पद्म अवार्ड से है. ओके जो कि हर साल 26 जनवरी में दिया जाता है, जो कि हर साल अनाउंस किया जाता है 26 जनवरी में. और ये क्या है जो पद्म अवार्ड है. ओके सो ये क्या हुआ, वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री. ओके एंड आर कन्फर्ड इन द 3 कैटेगरीज, पद्म भूषण, ओके पद्म भूषण, पद्म श्री एंड द पद्म विभूषण. सो ये 3 कैटेगरी होती है इस अवार्ड की. पद्म जो अवार्ड है उसके 3 कैटेगरी होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड द पद्म श्री. ओके एंड जो अवार्ड है कहाँ कहाँ पे दिया जाता है, कौन कौन से फील्ड में दिया जाता है. फील्ड ऑन दी आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज एक्सेट्रा. एंड जो पद्म विभूषण है इज अवॉर्डेड फॉर द एक्सेप्शनल एंड द डिस्टिंग्विश्ड सर्विस. एंड ये पद्म भूषण किन्हें दिया जाता है, पद्म भूषण फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर एंड पद्म श्री फॉर द सर्विस इन एनी फील्ड, जो यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है. ओके एंड दीज अवार्ड आर किसके द्वारा दिया जाता है, दीज आर conferred by the president of our India. Okay at a ceremonial functions which held at the which जो कहाँ पे होती है, which held at the राष्ट्रपति भवन usually around March and April every year. अब यहाँ पर ये लिस्ट है जो विभूषण, जो पद्म विभूषण अवार्ड है वो 7 लोग को दिया गया एंड पद्म भूषण है वो 10 लोग को दिया गया और जो पद्म श्री है वो 102 लोग को दिया गया. आप यहाँ पर चार्ट है, आप आराम से यहाँ पर से रीड कर सकते हैं. ओके इंपॉर्टेंट नोट कर सकते हैं. सो ये थी पीआईबी 25 एंड 26 की. अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं. एंड इफ यू लाइक द वीडियो सो प्रेस द बेल आइकन to get the daily updates of our PIB analysis, and thank you for viewing our channel.